वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है टीसीएस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीसीएस पाठशाला पर। इंग्लिश की सीरीज में आज ये आई थिंक 18th लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग टाइम और टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टाइम और टेंस का आज ये 4th लेक्चर है। इसके पहले अगर आपने हमारे और वीडियोस को नहीं देखा है तो कम से कम टाइम एंड टेंस के 3 वीडियोस को देख के इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके पहले हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, और उसके पहले बेसिक वर्ब से रिलेटेड टॉपिक भी और परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने के पहले ना हम लोग हमेशा कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, और उन वर्ड्स में आज कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। देखो, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में एक वर्ड है मिस नाम का, MIS ना। तो ये जो MIS नाम का वर्ड कहीं पर आता है तो हम इसका रिलेशन जो है वो हमेशा हेट से लेते हैं और डिसलाइक से लेते हैं, ठीक है ना। स्पेशली हेट से ही होता है, ठीक है ना, मतलब लाइक ना करना, घृणा करना, राइट। तो जब कभी भी मिस नाम का वर्ड आएगा तो हमेशा रिलेशन किससे होगा? हेट से होगा, ठीक है, हेट्रेड फीलिंग से होगा। और कभी कभी एक वर्ड ऐसे ही सेंटेंसेस में मिलते हैं GYN करके। तो जब कभी भी GYN करके वर्ड आएंगे, वो चाहे गायनिकोलॉजिस्ट हो जाए, चाहे वो मिसोजिनिस्ट हो जाए ना, चाहे गायनार्की हो जाए ना, कभी भी अगर हम GYN नाम का वर्ड रखेंगे तो इसका रिलेशन किससे होगा? वुमन से होगा और लेडी से होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो कभी कभी एक वर्ड आएगा लॉजी नाम का ना। तो जब कभी भी लॉजी नाम का वर्ड आएगा तो हमेशा हम उसकी बात करेंगे या तो साइंस की, या तो स्टडी की, या तो नॉलेज की, स्टडी या नॉलेज ना। तो लॉजी नाम का, जैसे बायोलॉजी कहते हैं तो हम बोलते हैं साइंस ऑफ लिविंग बीइंग या स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। ऐसे ही ओरोलॉजी बोलते हैं तो ओरो मतलब माउंटेन, लॉजी का मतलब स्टडी। तो लॉजी का मतलब या तो हम साइंस की बात करेंगे, या स्टडी का बात करेंगे, या तो नॉलेज का बात करेंगे। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें एंडर, ANDER, तो ये एंडर जब भी होगा ये पुरुष को या मनुष्यों की बात करेगा, मतलब कि मैन और मैन लाइक, ठीक है ना, और मैन लाइक। जैसे एंड्रॉइड होता है ना, तो एंड्रॉइड एंडर से ही रिलेट करके पढ़ा जा सकता है कि लाइक ह्यूमन, ठीक है। एंड्रॉइड जो काम करता है वो लाइक ह्यूमन वर्क करता है, इसीलिए हम उसे एंडर से रिलेट कर सकते हैं। तो एक ऐसा ही वर्ड कल हमने बताया था एंथ्रोप करके। तो अगर कहीं पर कोई वर्ड एंथ्रोप करके आता है तो हम मनुष्यों की बात करते हैं। कभी डेमन नाम का वर्ड आता है तो हम मनुष्यों की बात करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी था, और कल हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट नाम का वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो एंथ्रोप का मतलब भी क्या हो जाएगा? ह्यूमन हो जाएगा, राइट। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे रिलेट करके आप चीजों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इन सारे वर्ड्स को देखते हैं क्या है इसके मतलब, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। अब अगर इतनी बात आप समझ गए तो देखो पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस देखो, यहां पे क्या लिखा है कि मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब, एक मिनट रुकिए, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाता है, और दिस वन को वी हैव सम हियर, यहां हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो, मिसोजिनिस्ट का मतलब, मिस मतलब हेट करेगा, जिनी मतलब GYN का मतलब फीमेल, मतलब हु हेट्स वुमेन। तो जब हम बात करेंगे कि जो महिलाओं से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं ना, मिसोजिनिस्ट। इसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। देखो, जब कभी भी हम लोग एक वर्ड बात करेंगे GAME, गेम का बात करेंगे या गेमी की बात करेंगे, तो हमेशा उसका रिलेशन होगा या तो वाइफ से और या तो मैरिज से। तो वाइफ या मैरिज से रिलेट कर दिया जाएगा गेमी या गेम नाम के वर्ड को, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है मिसोगेमिस्ट, तो मिस का मतलब हो गया हेट करेगा, गेम का मतलब वाइफ या मैरिज, तो हु हेट्स वाइफ ना, वंस वाइफ और मैरिज। तो थोड़ा सा इजी हो रहा होगा कि मिस का मतलब हेट और गेमिस्ट मतलब वाइफ या मैरिज, जिनी का मतलब हो जाएगा वुमेन। मिसोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब है लॉजिक, लॉजिक मतलब नॉलेज, ये लॉजी जोड़ लीजिए ना। तो हु हेट्स नॉलेज, हु हेट्स नॉलेज, तो जो नॉलेज से हेट करेगा हम उसे क्या बोलेंगे? मिसोलॉजिस्ट बोलेंगे। मिसो एंड्रिस्ट, मिस एंड्रिस्ट, मिस मतलब हेट करेगा, एंडर मतलब मैन, हु हेट्स मैन, राइट। तो इजी है, आप
रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिस एंथ्रोप, मिस मतलब हेट करेगा और एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस हो जाएगा, हु हेट्स ह्यूमन बींग्स ना, ह्यूमंस। तो जब कभी भी हम बात कर रहे होंगे तो इजी है, कीवर्ड से आसानी से समझ लेंगे। फालिबल दो वर्ड से बना है, फाल और एबल से ना। तो फाल एबल मतलब जो चीजें मिस्टेक कर सके। फालिबल एक व्यक्ति होता है हु कैन मेक मिस्टेक्स, हु कैन मेक मिस्टेक्स। तो जब कभी भी आप बात करेंगे फालिबल तो हम किसकी बात करेंगे, जो गलतियां कर सके उसे हम लोग बोलते हैं वो फालिबल इंसान है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे कभी गलतियां नहीं होती, हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो हम बोलते हैं कि वो इनफालिबल है। इनफालिबल का मतलब होता है हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। जैसे ही आप इसमें इन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफालिबल वर्ड हो जाएगा और वो डज नॉट मेक मिस्टेक्स में आ जाएगा, जो गलतियां नहीं करता, राइट। और आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे करेजिबल वर्ड दिया गया है। तो करेजिबल मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सके, दैट कैन बी करेक्टेड, समथिंग जिसे हम गलत से सही कर सके, जिसे हम सही कर सके, दैट कैन बी करेक्टेड। तो जिसको हम करेक्ट कर सकेंगे, देखो करेक्टेड, करेक्ट से जोड़ लीजिए करेजिबल। तो ऐसे ही एक वर्ड आता है इनकरेजिबल, इनकरेजिबल। जैसे एक वर्ड आता है विंसिबल और इनविंसिबल आता है ना, ब्रेकेबल अनब्रेकेबल आता है। तो एक वर्ड होगा और उसमें जैसे ही प्रीफिक्स में इन, नॉट, दिस ऐसे लग जाता है तो उसका मतलब होता है ओपोजिट। जैसे करेजिबल मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सके ना, जैसे लेजिबल मतलब जिसको पढ़ सके, इलेजिबल मतलब जिसको ना पढ़ सके, ठीक है ना। तो लेजिबल और इलेजिबल भी ऐसे वर्ड देख सकते हैं हम लोग। विंसिबल और इनविंसिबल भी, विन मतलब जीतना, दैट कैन बी वन तो विंसिबल हो जाएगा, और जो दैट कैन नॉट बी वन हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे इनविंसिबल। ऐसे ही एक वर्ड होता है एविटेबल, एविटेबल मतलब जिसको टाला जा सके। इनएविटेबल जो होगा, इनएविटेबल का मतलब जिसको ना टाला जा सके। तो इस तरह से मतलब कई एक वर्ड, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एविटेबल नाम का वर्ड देख सकते हैं और इसमें इन लगा करके भी जोड़ सकते हैं, इनएविटेबल जिसे टाला जा सके और जिसे न टाला जा सके। ऐसी एक वर्ड होता है जिसे आप बोलते हैं विंसिबल, विंसिबल और फिर लिख सकते हैं इनविंसिबल ना, जिसे ना जीत सके। विंसिबल और इनविंसिबल, विंसिबल मतलब जिसको जीत सके, दैट कैन बी वन या दैट कैन बी डिफीटेड, और इनविंसिबल मतलब अजेय मतलब जिसको दैट कैन नॉट बी डिफीटेड ना। ऐसे ही फालिबल, इनफालिबल, करेजिबल, इनकरेजिबल, विंसिबल, ऐसी एविटेबल, इनएविटेबल, कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसके साथ इन या डिस या नॉट लग जाता है तो वो उसके ओपोजिट बात करने लगता है। तो आपने ये वर्ड अच्छे से समझ लिया होगा कि करेजिबल मतलब कैन बी करेक्टेड और इनकरेजिबल का मतलब होगा दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह से 5 वर्ड मैंने लिखे थे और आपको लगभग 10 से 15 वर्ड्स समझाए गए और आपको आसानी से ये वर्ड्स समझ में आ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कंप्लीट किए ही, वर्ब कंप्लीट किए और टाइम और टेंस पढ़ रहे हैं। टाइम और टेंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे थे और 2 दिन की क्लास में लगभग 5 या 6 कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब वो एग्जैक्ट पैटर्न है जिस पर पेपर प्रश्न पूछता है। अगर आपने इंग्लिश को थोड़ा भी समझ रखा है अपनी लाइफ में और इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिलेट कर लेते हो तो आपके लिए परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न एकदम आसान हो जाते हैं, जहां पर आपको कोई बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और एग्जाम्स में 10 सेकंड के अंदर आप आंसर करके चले आओगे, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन में उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आप में से जितने भी लोग हैं जो अभी क्लास को देख रहे हैं, जरूर अपने दोस्तों में से शेयर करें और उन्हें भी ताकि फायदा मिल सके कि ये कॉन्सेप्ट वो भी सीख सके और इजीली अपनी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म कर सके। आपने पहले पढ़ा भी होगा ना तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको कुछ मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़े थोड़े पार्ट में रिवाइज होता जाएगा। अगर तो एग्जाम तो आपको देना है, जो चीजें आप हो सकता है रिवीजन के लिए बुक से ना कर पाए वो चीजें हम आपको यहाँ पे करवा दे रहे हैं। आसान है, 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती हैं, 30 मिनट का कुल वीडियो होता है, तो आसानी से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। रोज का क्लास है, 7 बजे शाम को मिलते हैं हम, 7 बजे शाम को रोज आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा लेक्चर 18 दिन हो गए पूरे पढ़ाते हुए, तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं और इसके कोई चार्जेस भी आपको नहीं देने पड़ रहे हैं। तो एटलीस्ट इतना तो करिए कि रेगुलर आप इसे देख करके फायदा लीजिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए भी। चलिए, आज के क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है और वो है एक ऐसा सेंटेंस लिखा होगा ना और फिर एक ऐसा सेंटेंस लिखा होगा ना।
दो सेंटेंसेस होंगे और वो जो दो सेंटेंस है ना वो एक कंजंक्शन से, एक शब्द से जुड़ा होगा और वो जो शब्द है बच्चे ना, वो शब्द जो है वो सिंस होगा। सिंस के और भी प्रयोग हैं, अभी हम इसके बाद के लेक्चर में बताते हैं। लेकिन अगर कभी भी दो सेंटेंस सिंस से जुड़े हों, अगर कभी भी दो सेंटेंस सिंस से जुड़े हों तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा। एक मिनट, ऐसा लिखते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा। और दूसरा वाला जो होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो पहला वाला सेंटेंस होगा उसमें हैज या तो हैव लिखा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी, और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, क्योंकि उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो स्ट्रक्चर दे दे और बीच में सिंस के अलावा कुछ और कंजंक्शन लगा दे, तो एक मिस्टेक तो ये हो जाएगी कि सिंस की जगह पर कुछ और लग जाए। और कभी कभी क्या होगा, सिंस लिखा रहेगा लेकिन दोनों के दोनों सेंटेंस जो होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे। तो भाई दोनों के दोनों सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली देखो, सिंस का प्रयोग यहां पे जब होगा तो हमेशा सेंटेंस एक प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा और एक पास्ट के इंडेफिनिट में होगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई बच्चा जिसको कोई दिक्कत हो आप इस पे बात करो भाई, ठीक है। यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहां से सिंस का जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ निकलेगा जब से, ना जिस दिन से। जैसे मैं एक सेंटेंस अगर लिखूं कि मैं बोलूं कि सिंस, या मैं ऐसे लिखूं, आई हैव नॉट मेट हिम, आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला ना, सिंस आई लेफ्ट स्कूल ना, तो मैं उससे नहीं मिला जब से मैंने स्कूल छोड़ दिया। आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला जब से मैंने उस स्कूल छोड़ दिया। तो इसका अर्थ क्या है? जब से है। तो जब सिंस का अर्थ जो है वो जब से होगा तो आप ध्यान रखोगे कि एक वाला वाक्य प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा और एक वाला वाक्य पास्ट के इंडेफिनिट में होगा। आप कह रहे हो सर कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कभी सिंस का कोई और मतलब निकल आए तो गलत हो जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है, तभी तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी देखो, सिंस का जो प्रयोग होता है वो एक तो टाइम के पहले होता है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा होगी, और जब टाइम के पहले इसका प्रयोग होता है और तब इसका अर्थ होता है से। और जब सिंस का प्रयोग दूसरे अर्थ में होता है, टाइम के लिए नहीं होकर के बीच में कंजंक्शन की तरह यूज होता है ना, तो कभी कभी इसका अर्थ होता है जब से, जो अभी इसके पहले मैंने उदाहरण दिया था। और सिंस का तीसरा प्रयोग होता है कि ये कभी कभी वाक्य में कंजंक्शन की तरह लगता है, लेकिन तब उसका अर्थ जब से ना होकर के होता है बिकॉज, क्योंकि ना। आप कहोगे सर कैसे पता करेंगे? तो भाई बिकॉज कारण बताता है ना। जैसे मैंने कहा कि सिंस यू आर अ गुड स्टूडेंट ना, दे सिलेक्टेड यू। तो जब कभी सिंस का प्रयोग बिकॉज के अर्थ में होगा ना तो अलग अर्थ, तो फिर बिकॉज की तरह उसे फॉलो करेंगे। लेकिन जब सिंस का प्रयोग जब से के अर्थ में होगा तो हम पिछले वाले रूल को फॉलो करेंगे, इस वाले रूल को फॉलो करेंगे ना। देखो, जैसे मैं ये सेंटेंस लिखूं कि since you were poor in communication, since you were poor in communication, since you were poor in communication, they rejected you, सेंटेंस को समझो। क्योंकि तुम जो थे ना वो कम्युनिकेशन में कमजोर थे। यहां पर सिंस का अर्थ क्या है? बिकॉज, क्योंकि ये कारण है और वो परिणाम है। तो सिंस को जब हम लोग कारण और परिणाम में यूज करेंगे तो इसका अर्थ बिकॉज होगा। और तब देखो यहां पर भी यू के साथ वर नहीं लिखा, यहां पे वर लिखोगे तो यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट और यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट
ना, तो दोनों एक टेंस में हो गया। इसमें नहीं करोगे कि यू हैव बीन पुअर इन कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां पे जब से का अर्थ नहीं आ रहा है। जब से का जब अर्थ आएगा तो सिंस के साथ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा। जरा सा इस वाक्य को थोड़ा सा देखो, आसानी से देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट 2-3 बार समझने पे आ जाएगा। जब सिंस का प्रयोग क्या हो जाए कि मैं उससे नहीं मिला जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, तो यहां पे सिंस का प्रयोग क्या है, जब से। लेकिन जरा सा इस वाले वाक्य को देखो कि अगर मैं कहता हूं कि जब से तुम क्या कहते हैं उसमें कम्युनिकेशन में कमजोर थे तब से उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, नहीं भाई, क्योंकि तुम कम्युनिकेशन में कमजोर थे, ये रीजन है ना, इसीलिए तो रिजेक्ट किया है तुम्हें। तो जब रीजन दिखाना होगा तो सेंस के साथ दोनों पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब रीजन नहीं दिखाना होगा, जब हमें जब से के अर्थ में यूज करना होगा, तो उसका पेयर कैसे बनेगा, प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। कभी कभी ना ऐसा भी लिख सकते हो आप कि हम सिंस को आगे यूज कर लें, जब सिंस को शुरू में यूज करेंगे तो उसके बाद का पास्ट इंडेफिनिट भी शुरू में आ जाएगा। मतलब सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस आई लेफ्ट स्कूल कॉमा आई हैव नॉट मेट हिम, आई हैव नॉट मेट हिम। मतलब कि जब हम सिंस को आगे ले आएंगे तो सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य भी आगे ले आएंगे और अर्थ वही होगा जब से। तो सिंस का 2 अर्थ क्लियर हो गया होगा। एक तो सिंस का ये वाला अर्थ क्लियर हो गया होगा जब से वाला, और एक सिंस जब बिकॉज के अर्थ में यूज होता है, तो वो 2 एग्जांपल आप समझ गए। अभी थोड़ी देर बाद सिंस टाइम वाले कॉन्सेप्ट को भी मैं समझा दूंगा। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सिंस का पेयर जो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का होता है। बस उसके थोड़ा सा कहीं ना अर्थ को देखना पड़ेगा। आप सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा। अगर रीजन और रिजल्ट की बात कर रहा होगा तो फिर इन पेयर को ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर रीजन और रिजल्ट की बात नहीं कर रहा है ना, उसमें जब से के अर्थ में यूज किया गया है, तो फिर हम ये पेयर का ध्यान रखेंगे। राइट, थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रीजन की बात कर रहा है। देखो इस वाले वाक्य को देखोगे ना तो साफ साफ दिखेगा रीजन की बात कर रहा है। कहते तुम्हारी कम्युनिकेशन कमजोर थी इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जब रीजन है और रिजल्ट है तो फिर इसके साथ हम दोनों पास्ट इंडेफिनिट कर सकते हैं। लेकिन जब रीजन और रिजल्ट ना हो करके सेंटेंस ऐसे लिखे हों जहां पे अर्थ किसका है, जब से के अर्थ में यूज किया जाए, तो फिर हम एक को पास्ट इंडेफिनिट में और एक को प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, मैं कहूं कि ही डिड नॉट कॉल मी, no, he did not call me, yeah, एक मिनट, he has not called me, he has not called me since he has got a job, since he has got a job। देखो दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कर दिया। क्या ऐसा होता है क्या कभी सिंस के साथ? ऐसा नहीं होता भाई। सिंस के साथ तो क्या होता है कि एक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट तो एक पास्ट इंडेफिनिट। अब बस ये चेक करो कि सिंस के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो सी हैज गॉट नहीं होगा बल्कि केवल सी गॉट अ जॉब, सिंस ही गॉट अ जॉब हो जाएगा। और इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट था, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकते, ये मिस्टेक बनाई जा सकती है। दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकते। अगर कभी ऐसा मिलता है तो फिर वो गलत कंसीडर किया जाएगा, गलत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कैसे हम सिंस के प्रयोग को प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, सिंस का एक दूसरा प्रयोग आपने देखा कि कैसे हम रीजन के लिए यूज करते हैं। और अब हम लोग सिंस के तीसरे यूज के बारे में चलते हैं, जब सिंस जो है वो समय को दिखाता है। और सिंस ही केवल समय को नहीं दिखाता बल्कि फॉर भी समय को दिखाता है। और इसकी मिस्टेक्स खूब परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि सिंस और फॉर समय को दिखाता है तो कैसी मिस्टेक्स आती हैं। जब भी कभी सिंस और फॉर समय को दिखाएगा तो ऐसा कहा जाता है कि सिंस जो है वो निश्चित समय को दिखाता है। सिंस किस समय को दिखाता है? निश्चित समय को दिखाता है, सर्टेन टाइम को दिखाता है। जबकि ये अनसर्टेन टाइम को दिखाता है, या मैं कहूं अनिश्चित समय को दिखाता है। अनिश्चित समय को दिखाता है मतलब कि अनसर्टेन टाइम को दिखाता है, राइट।
तो सिंस निश्चित समय के पहले लगता है और फॉर अनिश्चित समय के पहले लगता है। तो पहले मैं आपसे चर्चा करूं ये सिंस और फॉर निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। देखो वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जो आपको आपकी बुक्स में मिलता है पढ़ने के लिए। मैं अगर आपको समझाना चाहूं कि कोई भी चीज निश्चित वह होती है जो अपने जीवन चक्र में एक बार आए। अपने जीवन चक्र का मतलब क्या है कि जो चीज, जैसे मैं कहूं कि दिन 1 घंटे बोलूं तो 1 घंटे दिन भर में कितने घंटे, मान लीजिए 24 घंटे, तो 24 घंटे में 12 कितनी बार बजेगा, 1 बार बजेगा। अगर 12 घंटे का पूरा समय मान लूं तो 12 घंटों में 4 कितनी बार बजेगा, 1 बार बजेगा। फिर 1 2 3 4 12 फिर हो जाएगा ना। और अगर 12 13 14 15 करते हुए 24 तक जाएंगे तो उसमें 22 कितनी बार बजेगा, 22 कितनी बार बजेगा, भाई 1 ही बार बजेगा। तो जो भी, जैसे मैं बोलूं एक मनुष्य है तो मनुष्य का जो जीवन चक्र है जन्म से लेकर मृत्यु, तो उसमें बुढ़ापा कितनी बार, 1 बार आएगा। जन्म कितनी बार होगा, 1 बार होगा ना। तो जब, जैसे मैं बोलूं एक सप्ताह, तो सप्ताह एक चक्र है ना, सोमवार से शनिवार तक का, सोमवार से रविवार तक का। तो अब इस एक चक्र में रविवार कितनी बार, 1 बार। मंडे कितनी बार, 1 बार। इसीलिए जो भी चीज अपने चक्र में एक ही बार आए, जैसे मानो 100 साल में चलो भाई बच गए, 100 साल में मानो कि 100 साल में 1990 कितनी बार, तो 100 साल में 1990 एक ही बार ना, राइट। तो अब मैं बोलूं 1988 कितनी बार, तो आप बोलोगे सर एक ही बार, अपने चक्र में तो एक ही बार आती है। मैं बोलूं जनवरी कितनी बार 12 महीनों में, तो जनवरी एक ही बार। तो वो सारी चीजें जो अपने चक्र में, अपने निर्धारित चक्र में एक बार आए, अपने चक्र में एक बार जो चीजें आती हैं ना, जैसे मैं बोलूं 4 बजे, तो 4 बजे तो भाई 12, अगर 12 का समय मानोगे तो फिर तब पर भी एक ही बार बजेगा। और अगर 24 घंटे का समय मानोगे तब पर भी 4 एक ही बार बजेगा। तो जैसे भी कितनी भी चीज जो निश्चित होंगी वो क्या होंगी, सिंस के साथ जाएंगी, और जो अनिश्चित होंगी वो किसके साथ जाएंगी, फॉर के। आप बोलोगे अनिश्चित क्या होगा, तो भाई हर वो चीज जो अपने चक्र में एक बार से ज्यादा आ सके वो अनिश्चित है। अब जैसे मैं बोलूं 2 घंटा, तो 2 घंटा तो 12 घंटों में कई बार आ सकता है। मैं बोलूं 2 दिन, तो 2 दिन तो निश्चित नहीं है ना, कई बार आ सकता है। सोमवार मंगलवार भी 2 दिन हो सकता है, बुध बृहस्पति भी 2 दिन हो सकता है। मैं बोलूं कई महीनों से, तो कई महीनों से तो निश्चित नहीं है ना कि 12, भाई हम सोमवार से वो जनवरी से मार्च तक कह सकते हैं, मार्च से अप्रैल कर सकते हैं ना। तो जो भी चीजें अपने चक्र में एक से अधिक बार आ सके वो क्या है, फॉर के साथ जाएंगी ना। अगर सामान्यतः आपको, आपका ये मन करता है कि मैं ये बता दूं कौन कौन सी चीजें निश्चित हैं, कौन कौन सी चीजें अनिश्चित हैं, तो बस ये फैक्टर रखोगे तो बड़ा जल्दी रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो जैसे आप देखते हो कि मंथ्स के नेम होते हैं ना, नेम ऑफ मंथ्स होते हैं, तो नेम ऑफ मंथ्स होंगे तो ये क्या होंगे, निश्चित होंगे ना। नेम ऑफ डेज होंगे तो क्या होंगे, निश्चित होंगे ना। नेम ऑफ डेट होगी तब पर भी निश्चित होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना। नेम ऑफ ईयर लिख दोगे तब पर भी निश्चित ही होगा। नेम ऑफ डिकेड लिख दोगे तब पर भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। ऐसे ही समय को देख लीजिए, तो जैसे 4 AM लिख दो, 5 PM लिख दो ना, 1990 लिख दो। मतलब ऐसे जितने भी एग्जांपल आपको समझ में आते हैं, मंडे लिख दो, ट्यूसडे लिख दो, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, सर्टेन होंगे, निश्चित होंगे। अगर मान लीजिए अनसर्टेन टाइम के बारे में बात किया जाए जो निश्चित नहीं है, तो उनके साथ कैसा खेल होगा भाई। अनसर्टेन टाइम का मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे मैं कह दूं 1 आवर ना, अब मैं लिख दूं 1 आवर, तो 1 आवर तो निश्चित नहीं है। मैं बोल दूं कि 1 वीक, तो 1 वीक भी निश्चित नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं 1 मंथ ना, तो ये भी निश्चित नहीं है। मैं बोल दूं 2 मंथ्स, तो ये भी निश्चित नहीं है। अब ये 2 महीना जनवरी फरवरी है कि फरवरी मार्च है कि अप्रैल मई है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता। तो 2 मंथ्स लिख दूं तो ये भी ऐसा नहीं हो सकता सही। तो हर वो चीज जो अपने चक्र में एक से अधिक बार आ सके वो अनिश्चित है, और जो भी चीज अपने चक्र में एक ही बार आए वो निश्चित है। आप खुद बताओ, सोचो, मैं कहूं जन्म से, बर्थ, तो बर्थ कितनी बार होता है एक व्यक्ति का, 1 बार, तो सिंस बर्थ हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड कितनी बार आता है, तो सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा डेथ, तो डेथ कितनी बार होती है, 1 बार होती है, तो उसे बोलेंगे सिंस डेथ हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कई महीनों से, तो कई महीने तो कई बार आ सकते हैं, कोई निश्चित तो है नहीं, तो हम बोलेंगे फॉर मेनी मंथ्स। मैं बोलूंगा 10 घंटों से, तो कोई भी 10 घंटा हो सकता है। मैं बोलूंगा फॉर 10 आवर्स। मैं बोलूंगा 4:15 से, तो 4:15 से, तो ये तो निश्चित है, तो हम लिखेंगे सिंस 4:15 o'clock। अग्री। तो जैसे कभी भी अगर हम निश्चित समय लिखेंगे तो निश्चित समय के पहले सिंस और अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं?
पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज कम से कम आपको क्लैरिटी शायद ज्यादा हुई हो या रिवीजन हो गया हो, जो भी लगा। तो निश्चित और अनिश्चित समय आपका क्लियर हो गया होगा। तो निश्चित और अनिश्चित समय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है, उसे आइए देखते हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक टेंस के बारे में देखना पड़ेगा, और वो टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कई एक बार होता है कि कंटिन्यूअस ना, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में कंफ्यूजन बनती है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में कंफ्यूजन बनती है, जहां दोनों में बस इस बात का अंतर है कि अगर समय दिया हो ना, समय दिया हो और काम कंटिन्यू हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और काम कंटिन्यू हो लेकिन समय ना हो तो वो कौन सा है? केवल कंटिन्यूअस है। फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और यहां कोई समय ना लिखूं तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर मैं कह दूं मैं कई महीनों से पढ़ा रहा हूं तो यहां पर कंटिन्यू तो है लेकिन उसके साथ साथ समय भी है, तो ये टेंस हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया? वो अंतर हो गया कि एक में टाइम गिवन होगा और एक में टाइम नहीं गिवन होगा। कंटिन्यू इसमें भी बात होगी, कंटिन्यू काम उसमें भी होगा, लेकिन बस अंतर इसमें टाइम के साथ कंटिन्यूटी होगी, उसमें टाइम के साथ कंटिन्यूटी नहीं होगी। मैं थोड़ी और बात समझाता हूं। जैसे मैं कहूं मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अभी के पहले पढ़ा चुका हूं, कुछ काम कंप्लीट कर चुका हूं और वर्तमान समय में भी चीज जारी है। तो समय देने से क्या होता है कि हमें यह पता लगता है कि कुछ काम परफेक्ट हो चुका है, कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ स्टिल कंटिन्यू है, कुछ अभी भी जारी है। लेकिन अगर मैं समय ना दूं, मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये तो कंटिन्यूटी को केवल दिखाता है। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये कंफ्यूजन बनता है। और जब कभी भी टाइम दिया होगा, तो टाइम दिया होगा तो वो समय या तो निश्चित होगा या तो वो समय अनिश्चित होगा। तो जब टाइम दिया होगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे तो वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। क्योंकि जिसमें जिसमें काम कंटिन्यू होगा, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे तो फ्यूचर में, जिसमें भी कंटिन्यू होगा और टाइम दिया होगा, वहां सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं कहूं बच्चों कि प्रेजेंट के, जैसे मैं यहां पे 3 टेंस भी लिख लूं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर ना, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, इज एम आर। लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैज बीन और हैव बीन ना। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस, पास्ट के कंटिन्यूअस में वॉज या वर लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखता है? हैड बीन। थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया, आप ठीक करके लिख लीजिए। कंटिन्यूअस फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख सकते हो। फ्यूचर में क्या होता है? हम लगाते हैं कंटिन्यूअस में विल बी या तो शैल बी, लेकिन हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? विल हैव बीन और या तो शैल हैव बीन। अभी तो इस तरीके से कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। पहली बार, इनके साथ सिंस और फॉर नहीं लगता, ध्यान रखना, इनके साथ सिंस और फॉर नहीं लगता क्योंकि इनके साथ टाइम नहीं लगता। लेकिन इनके साथ सिंस और फॉर लगता है क्योंकि इनके साथ टाइम गिवन होता है। तो इनके साथ टाइम गिवन होता है तो इनके साथ सिंस और फॉर लगता है। आइए सेंटेंस को थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश ना सिंस 2011, राइट। तो अगर मैंने सेंटेंस लिख दिया कि आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, जैसे ही आपने देखा क्या लगा हुआ है? सिंस और समय। तो देखो चेक करो, ये निश्चित है? हाँ बिल्कुल निश्चित है, तो सिंस सही है। लेकिन जरा सा सोचो कि सिंस क्या कंटिन्यूअस में लगता है क्या? नहीं। जरा सा पीछे आओ, सिंस कंटिन्यूअस में लगता है? नहीं लगता। सिंस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रिप्लेसमेंट क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहां पे क्या देखेंगे? पीछे आएंगे और ये सेंटेंस समझेंगे कि यहां पर एम टीचिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि आई हैव बीन टीचिंग होना चाहिए। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिख लूं, केवल लिख दूं कि शी हैज बीन सिंगिंग,
तो सी हैज बीन सिंगिंग लिखा हुआ है और आगे कुछ भी ना लिखूं तो बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आगे टाइम नहीं दिया, तो टाइम ना होने पे परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। हम इसको सी इज सिंगिंग में कर देंगे, वो सही हो जाएगा। टाइम नहीं है तो केवल कंटिन्यूअस, और टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ। सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? निश्चित समय के लिए। और फॉर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अनिश्चित समय के लिए। निश्चित क्या होता है? जो अपने पूरे चक्र में, सर्कल में एक बार आए। अनिश्चित क्या होता है? जो निश्चित नहीं है, मतलब अपने चक्र में एक बार ना आए, एक से ज्यादा बार आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिंस के काफी केसेस पढ़े, फॉर के यूसेस को समझा। ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको और इजी हो जाए समझने में। एक और क्लास बचेगी कल के दिन। कल के दिन के बाद परसों के दिन हम आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग रिपीट करके जब आओगे और सेंटेंस देखोगे तो एकदम डिट्टो उन्हीं पैटर्न पे मिल रहा होगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है फिर से पढ़ लें, रिवीजन कर लें। एक बार में समझ में नहीं आता ना, तो कई बार वीडियोस देखो, 2 बार 3 बार देखो। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन में जब क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करवाएंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को देखा, और साथ में सिंस का एक और कॉन्सेप्ट देखा जो प्रेजेंट के परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट की बात करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी से आगे सब्जेक्ट वर्ब, वो टाइम और टेंस के ही लास्ट लेक्चर में कल मुलाकात होगी, और फिर उसके बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पे बात होगी। ठीक है, थैंक यू, विल मीट अगेन टुमारो।